बड़ी खबर है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंकाया है। कैसे, ये हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का पूरी दुनिया पर असर क्या होने वाला है। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब 72 घंटे के बाद अचानक वो अपना फैसला वापस लेते हुए भी नजर आते हैं, बदलते हुए भी नजर आते हैं। कनाडा और मैक्सिको को 1 महीने की राहत देते नजर आते हैं, लेकिन चीन पर सख्ती जारी है। आपको जल्दी से बता देते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कितनी जगह दुनिया में उथल पुथल मची है और टेंशन के कितने केंद्र हैं। ट्रंप के आने से क्या हुआ है। टेंशन नंबर 1, कनाडा, मुद्दा आयात शुल्क को लेकर तनातनी। टेंशन नंबर 2, मैक्सिको, मुद्दा अवैध अप्रवासी और आयात शुल्क। टेंशन नंबर 3, मिडिल ईस्ट, मुद्दा हमास से युद्ध विराम, गाजा के लोगों को बसाने पर विवाद। टेंशन नंबर 4, ईरान, मुद्दा ईरान की न्यूक्लियर तैयारी पर भिड़ंत। टेंशन नंबर 5, रूस यूक्रेन जंग, मुद्दा यूक्रेन से युद्ध विराम पर असमंजस के हालात। टेंशन नंबर 6, चाइना, मुद्दा आयात शुल्क लगाने से ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका। टेंशन नंबर 7, पनामा, मुद्दा पनामा नहर लेने की बात पर विवाद। तो इतने सारे विवाद और इतने सारे डिस्प्यूट के केंद्र जो हैं वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं सुरभि। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और वो है अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको फिलहाल बता दें 12 से 14 फरवरी तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। आपको बता दें 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात को लेकर भी खबर है। फ्रांस से एआई सम्मेलन में हिस्सा लेकर सीधे अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब अमेरिका जाएंगे तो 13 फरवरी को ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात पर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। तो ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से 7 अहम मुद्दे और टेंशन के बारे में समीर ने आपको बताया, वहीं इस बीच आपको यह हम बता रहे हैं कि आज के इस हालात में जहां ट्रंप के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 13 फरवरी को होगी मुलाकात। अब मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जहां ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी का यह पहला दौरा है, और चीन पर टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा, इसको लेकर करेंगे सवाल। हालांकि भारत और अमेरिका व्यापार घाटे पर चर्चा की इसमें उम्मीद जताई जा रही है, और ट्रंप का भारतीय बाजार में सक्रियता बढ़ाने पर जोर, यह भी एक बड़ी खबर है। इस बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत भी इस मुलाकात में संभव है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, अमिताभ सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और आज के शो में उनकी भूमिका पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की होगी। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, सबसे पहले तो ये बताइए, थोड़ी भारतीयों की चिंता दूर कीजिए, ये टैरिफ वाली थ्रेट, टैरिफ वाला प्रहार भारत पर तो नहीं होगा ना? क्योंकि हमने तो देखिए अभी बजट जब जारी किया तो उसमें हार्ले डेविडसन पर जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसे घटाकर 40% कर दिया। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे इस पर किसी को कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें पता नहीं है। आपका आकलन क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे भले ही इस पर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की कम से कम 80 से 90% नीतियां जो है वो भारत के पक्ष में रहने वाली है। देखिए, फरवरी का महीना वैसे भी दोस्ती का महीना कहा जाता है, तो 13 और 14 फरवरी से बेहतर तारीख और क्या हो सकती है जब दो दोस्त की मुलाकात होगी, दो ऐसे देशों की मुलाकात होगी जहां पर की दोस्ती के नए अध्याय लिखने की बात हो रही है। और यह मामला एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की नीति का या भारत की विदेश नीति की खुलकर तारीफ करते आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे तो वैसी स्थिति में यह साफ है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को, इन सबको कैसे मजबूत करना है, प्लस इसका प्रभाव वैश्विक भी पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक इलीगल इमिग्रेंट का सवाल है, भारत अकेला देश है जो आज नहीं बल्कि पहले भी, इस चुनाव से ठीक पहले सितंबर के महीने में भी 1100 भारतीय आए थे। भारत सरकार ने पहले ही कह रखा है कि भैया अगर हमारा कोई आदमी वहां पर गलत रूट से गया है तो उनको वापस जरूर भेजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। वैसे भी देखिए, ये सब जो डंकी रूट के माध्यम से जाते हैं,
इन सब के पीछे में बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग काम करता है। भारत इसके खिलाफ है। दूसरी बात है, जहां तक आपको H1B वीजा से संबंधित मामले हैं, वहां पर भी ट्रंप पहले ही नरम हो चुके हैं मोदी से मुलाकात से पहले ही। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को मिलने वाला बहुत कुछ है। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। चलिए, लेकिन आपने फरवरी के महीने की बात की, तो अमिताभ सर, ये इज़हारे दोस्ती भारत और अमेरिका की, जाहिर सी बात है चीन को तो रास नहीं आने वाली। अब ये सवाल उसी लिहाज से भी कर रही हूँ कि चीन के ऊपर जहां इस तरीके की सख्ती अगर ट्रंप दिखाते हैं, वहीं भारत के साथ दोस्ती अगर तस्वीरों के जरिए और इस मुलाकात के जरिए सामने आती है, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज और संदेश। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं इस महीने, वो क्लियर हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप की दोस्ती शी जिनपिंग से, उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे, यानी जो टैरिफ इशू है वो डिस्कस करेंगे। हमने अभी देखा मैक्सिको और कनाडा के प्रति जो उन्होंने 25% का जो कस्टम्स लगाया था, वो उसको उन्होंने सस्पेंड किया कुछ दिनों के लिए। एक महीने की मोहलत दी। हाँ, 1 महीने की मोहलत दी है। और भारत पर अभी भी टैरिफ, या यूरोपियन यूनियन पर भी अभी टैरिफ की घोषणा नहीं की गई है। और ये दो बहुत बड़े मुद्दे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो टैरिफ वो लगाने वाले हैं अमेरिका हिंदुस्तान पे, उसका नेचर क्या होगा। दूसरी बात, जो टैरिफ लगाएंगे चीन पर, और जाहिर है वो पहले से भी लगाया है उन्होंने, उसको बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया था, और अभी एडिशनल 10% टैरिफ लगाएंगे। भारत को इसमें बार्गेनिंग करनी होगी कि भारत इस समय किस तरह उनसे ज्यादा से ज्यादा वो चीजों को भारत ला सकता है जिसको वो आउटसोर्सिंग कहते हैं या फ्रेंड शोरिंग कहते हैं, वो करे कि एक ऑल्टरनेटिव चाइना +1 मॉडल जो दुनिया बना रही है, उसमें भारत का कितना हस्तक्षेप हो सकता है, और भारत कितना उनसे वापस उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ले सकता है जो इस समय चीन के पास है। भारत के पास इस समय विन विन सिचुएशन है। हमने इमिग्रेंट के इशू पर उनसे सुलह कर लिया, आपने बताया हार्ले डेविडसन इशू पे कर लिया, हमने मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए अपने नियम बदल दिए जो अमेरिका से आयात किए जा सकते हैं, इसकी संभावना है। यानी हम प्रिपेयर्ड हैं कि अगर टैरिफ वॉर दुनिया के साथ करते हैं तो भारत उसमें उनका एक सहभागी के तौर पर दिखेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्ती और प्यार के इस महीने में ये जो मुलाकात होने वाली है, हम सब भारतीय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, उसको लेकर भी आश्वस्त हैं कि ऐसा भारत के खिलाफ तो नहीं होगा। वहीं प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका का प्लेन प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत रवाना हो गया है। C-17 विमान भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है। अमेरिका ने मास डिपोर्टेशन शुरू कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब गए थे तो उनकी नॉलेज में भी यह बात लाई गई थी कि जिस तरह से जो अवैध भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और भारत सरकार ने हमेशा हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि अगर कोई अवैध तरीके से गया है तो हम उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि वाकई वो अवैध तरीके से रह रहा है और भारतीय है। तो भारत अपने इस रुख पर कायम है। डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर फिलहाल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब आपको बता दें अवैध प्रवासी भारतीयों की पहली फ्लाइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जहां अवैध प्रवासी भारतीयों को भेजा जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका से भेजा जा रहा है। अमेरिकी सैन्य विमान से ही भारतीयों को भेजा, और C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे भारतीयों को लेकर ये खबर है। फिलहाल बता दें करीब 24 घंटे में विमान भारत पहुंचेगा, और भारत ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर जिस तरीके से सहमति जताई थी, करीब 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लेगा भारत। यही रिपोर्ट के जरिए भी दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, आप कितने भारतीय फिलहाल इस फ्लाइट से आ रहे हैं, C-17 से आ रहे हैं, इसकी जानकारी शायद तभी मिल पाएगी जब ये विमान यहां लैंड करेगा। अमेरिका का अवैध अप्रवासी कानून है क्या, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला कानून लैक एंड रिले एक्ट, 22 साल की नर्सिंग छात्रा के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। पिछले साल एक अप्रवासी ने दरअसल नर्सिंग छात्रा की हत्या कर दी थी। अवैध अप्रवासी को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत। अवैध अप्रवासियों को क्यूबा के ग्वांतानामो बे जेल भेजने का प्लान है। ग्वांतानामो बे जेल में 30,000 नए बेड्स बनाए गए हैं। यह काम अभी भी जारी है अमेरिका में। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। तो अमेरिका के लिहाज से अगर आप देखिए तो यह उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 2023 तक अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या 4,78,00,000 थी। अमेरिका में 18,000 भारतीय भी अप्रवासियों की लिस्ट में हैं।
हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आप किस तरह से देखते हैं डिपोर्टेशन की कार्रवाई, एक्शन शुरू हो चुका है। भारत ने भी जाहिर है इसके लिए कभी तो मना नहीं किया, रजामंदी दी, लेकिन अब ये एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, जो रवैया है, जिस तरह से वो अपने फैसलों से चौंकाते हैं, आने वाले वक्त के लिए भारत के मद्देनजर आपके जहन में कुछ शंकाएं हैं क्या? समीर, डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन या पर्सन नजर आए हैं। वो देश के बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हैं, ये नजर आया है, अपनी इकोनॉमिक माइट से और मिलिट्री सपोर्ट से। जो भी इनके एक्शंस रहे हैं पिछले करीब 10 दिनों में, 10 या 15 दिनों में, एक तो प्रेसिडेंट होने के पहले ही उन्होंने कर दिया था, जो कि संधि कर दी थी हमास और इजराइल के बीच में। उसके बाद में जो उन्होंने कोलंबिया में किया, और उसके बाद में जो सीरीज ऑफ चीज़ें दिख रही हैं। पहला उनका जो विश्लेषण रहा है अमेरिका फर्स्ट, उसके ऊपर वो कायम है, और उनके जो तीर है वो बिल्कुल चाइना के ऊपर है, जो उनका प्रतिद्वंदी है। फिलहाल जो उन्होंने बात की है, एक सिक्योरिटी के एंगल से बात की है। कह रहे थे हमारे जो नेबर्स हैं, सदर्न नेबर्स मेक्सिको और नॉर्दर्न नेबर कनाडा, वहाँ से क्या कहते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, और फेंटेनिल नाम की चीज़ें, जो एक मादक पदार्थ है, कृत्रिम तरीके से बनता है, उसके अंदर हमारे अमेरिकन सोसाइटी को खराब कर रही है। इस माहौल को लेकर के उन्होंने पहल शुरू की है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। जी जी। लेकिन इस बारे में मनीष, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, भारत ने भी इस तरीके के फैसले को लेकर कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि इस मामले को लेकर भारत ने भी अपनी सख्ती और साफ लफ्जों में क्लैरिटी रख दी थी। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही कहा था कि जब 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फोन पर मुलाकात हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम वही करेंगे जो सही होगा, और सही यही है। देखिए, सीधी सी बात है, दुनिया का कौन सा मुल्क इलीगल इमिग्रेंट को बर्दाश्त करेगा? ऐसा नहीं है कि भारत के सभी लोगों को वहां पर दिक्कत है। भारतीय मूल के करीब 50 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं। मैं खुद कई बार जा चुका हूं, यहां पर मौजूद लगभग सभी लोग अमेरिका जा चुके हैं। आप अमेरिका जाइए, वीजा लेकर जाइए, लीगल पेपर से जाइए। जब आप डंकी रूट से जाते हैं, जब आप क्रिमिनल गैंग को पैसा देकर और फिर इलीगल तरीके से जाते हैं और वहां पकड़े जाते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर गलती भारत सरकार की नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति में वो करते क्या है, वहां पहुंचने के बाद उसके बाद अपना पासपोर्ट फाड़ कर फेंक देते हैं, ताकि ये स्टैब्लिश ना हो सके कि वो भारतीय हैं। तो उनको पहले अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, उनसे इंटरोगेशन होता है, फिर वो जो नाम, पता, एड्रेस बताते हैं, तमाम चीजें, उसको वेरीफाई किया जाता है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, और तब फिर उसे डिपोर्ट किया जाता है। बस ट्रंप के टाइम में अंतर यह है कि ट्रंप उसे मिलिट्री प्लेन से भेज रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अभी अमेरिका जाने के ख्वाब में हैं, वो प्लीज लीगल तरीके से जाएं। इलीगल तरीके से आप जाएंगे तो आपको तमाम तरह की मुश्किलें आएंगी, और आप क्रिमिनल गैंग के हत्थे चढ़ सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। तो कम से कम भारत और अमेरिका की सरकार को तो इस मामले में सरदर्द कराने से बचा। बिल्कुल सही बात है, और लीगल और इलीगल में फर्क तो आपको समझना ही होगा, वरना आपके साथ जो भी लीगल कार्रवाई होगी फिर वो की जाएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। देखिए, अमेरिका में इस बीच एक और अहम फैसला लिया गया है। अमेरिका में यूएसएड के कर्मचारियों को हटाने पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कर्मचारियों को ऑफिस न आने का निर्देश दे दिया गया है। यूएसएड के कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। करीब 600 कर्मचारियों को एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इलॉन मस्क ने किया था एजेंसी को बंद करने का ऐलान, और उसके बाद हुआ है ये एक्शन। मस्क का निर्देश, यूएसएड के कर्मचारियों की छुट्टी। जी हां, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कर्मचारियों को दफ्तर आने से रोक दिया गया है। कंपनी ने कर्मचारियों को नोटिस भेजकर जानकारी दे दी है। करीब 600 कर्मचारियों को एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इलॉन मस्क ने एजेंसी को बंद करने का ऐलान किया था। यूएसएड करीब 120 देशों में मानवीय विकास और सुरक्षा प्रोग्राम का संचालन करती है, और अब इस एजेंसी को बंद कर दिया गया है। तिवारी जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इस फैसले के मायने क्या हैं? कॉस्ट कटिंग से आगे बढ़कर भी क्या इस फैसले को आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे? मतलब तमाम अलग अलग देशों में यूएस की एड एजेंसी के तहत जो मदद मिलती थी, क्या अब वो सिलसिला भी बंद होने जा रहा है? देखिए समीर, पहली बात
ट्रंप जैसे अभी सुन रहे थे, हिज अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के लिए कुछ करना है। अब इन्होंने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, तो इसकी वजह से उनका नुकसान और देश का फायदा अवश्य है, यूएस का फायदा अवश्य है। ये जो भी चीज़ें इनको दूसरे देशों को ये सप्लाई कर रहे थे, जो भी गेन कराने की कोशिश कर रहे थे, जो इनको मैसेज और जो भी इनको इंटेलिजेंस और जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये जानकारी जो भी देनी है उनके माध्यम या वो जो जानकारी देना चाहे वो जाए, ना कि जो भी मर्जी वो यूएसए के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उनका उस सिस्टम पे ये कंट्रोल लाएंगे और अपने लोग रखेंगे ताकि पूरे देशों पर इनका प्रभाव बना रह सके। जो ट्रंप की बात देखिए, ट्रंप जो भी कहते हैं वही करते हैं। इसमें अभी आपने बताया था कि उन्होंने टैरिफ का 1 महीने का विड्रॉ कर दिया था जी। ये देखिए, उन्होंने मैक्सिको और कनाडा में 1 महीने का मेरे ख्याल से वो टाइम दिया हुआ है, एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। कनाडा और उनको मैक्सिको को कुछ और उनकी कंडीशंस होगी ताकि इनको नीचे अपने बैकफुट पर लेके आके कोशिश करें। तो मैक्सिको हो सकता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उनकी बगल की कंट्रीज में, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको इनडायरेक्टली सामने ना बोल के, बल्कि इनडायरेक्टली अब मैक्सिको और कनाडा पर दबाव पड़ेगा कि हम अगर आप टैरिफ अगर कम नहीं बढ़ाना नहीं चाहते हो तो इसमें आप झुकाव करो, ये करो। तो इस तरीके से ट्रंप का जो झुकाव होगा, ट्रंप इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और मेन प्रतिद्वंदी जैसे बता रहे थे चाइना को उसको कंट्रोल करना किसी तरीके से। तो ये यूएस एड और इस तरीके से कई पहले यूरोप को भी उन्होंने कह दिया था कि नाटो सेक्टर्स अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। तो इनका बढ़ाने का चक्कर कि बाकी सब लोग को भी इन्वॉल्व हो, खाली यूएस पैसा खर्च कर रहा था और बाकी सब लोग इससे गेन कर रहे थे, इससे प्रभाव और फायदा उठा रहे थे। तो ट्रंप का जो भी मैसेज है, जो भी कहना चाहेंगे, ये एक मैसेज पहले दे देते हैं, भले विड्रॉ कर लिया है लेकिन फिर से वापस आएंगे। इसका विड्रॉ 1 महीने की नोटिस दी हुई, 1 महीने के लिए उन्होंने एक लिमिट दे दिया है कि हम फर्दर निगोशिएट करेंगे या जो भी करें, लेकिन इससे वापस आने वाले नहीं है। इनको ये अपने टैरिफ जो बढ़ाएंगे ही, भले ही अमेरिकन को शॉर्ट टाइम में इसका नुकसान हो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में इस टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और आपने इस्तेमाल करा नेगोशिएट, इसको लेकर जरूर कर लिया जाएगा, लेकिन पनामा नहर को लेकर क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगली खबर यही है जहां पनामा नहर को लेकर भी ट्रंप की ये दो टूक और कह दिया कि पनामा नहर को लेकर एक्शन लेंगे। अब पनामा नहर पर कब्जा अमेरिका करेगा। ट्रंप की तरफ से ये उनकी नीति के तहत जिस तरीके से संकेत दे दिए गए हैं, इसको लेकर खबर बड़ी है। और जाहिर सी बात है, पनामा को देखते हुए ही, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बाद अमेरिका का इस तरीके से एग्रेसिव रिएक्शन ही सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका की पनामा को ये डायरेक्ट वार्निंग है। तो देखिए, अमेरिका की पनामा को सीधे सीधे वार्निंग। पनामा नहर में चीन के प्रभाव पर रोक लगाने की चेतावनी जारी की गई है। चीन को नहीं रोका तो अमेरिका करेगा कार्रवाई, ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बता दिया गया है। हालांकि पनामा पर अब ट्रंप की नजर क्यों है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं और प्रोफेसर अमिताभ इसी को लेकर आपसे सवाल भी करेंगे, क्योंकि इसी नहर से दुनिया का 6% समुद्री व्यापार भी होता है और पनामा से अमेरिका का 14% कारोबार। और ऐसे वक्त में समीर, ट्रंप का ये एक्शन और ये वार्निंग बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और 75% कार्गो अमेरिका आते जाते हैं, यहीं से अमेरिका का $270 अरब का कारोबार होता है। पनामा की लाइफलाइन कही जाती है ये नहर, जिस पर दावा ठोका जा रहा है। पनामा की 23% से ज्यादा कमाई इसी नहर से है। नहर का पनामा की जीडीपी में 3.5% का योगदान है। हर साल $1 अरब से ज्यादा ट्रांजिट फीस आती है। पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां भी मिली हुई हैं। और सुरभि, आप सवाल करना चाह रही थी प्रोफेसर अमिताभ से इसी बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि चाइना के इस इन्फ्लुएंस के बाद भले ही पनामा भी ये कह दे कि वो अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स को लेकर डील को रिव्यू कर लेगा, लेकिन क्या ये चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से ही अमेरिका का अग्रेशन और उसका एक्शन? देखिए, अमेरिका का ऑब्जेक्शन क्या है? अमेरिका कहता है कि इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है पनामा कैनाल को ऑपरेट करने के लिए चाइना को, और चाइना को इससे रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, जो इंटेंडेड नहीं था। जो 90 के दशक में अमेरिका ने पूरी तरह से पनामा कैनाल दे दिया था पनामा को, उसके बाद से इन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यूज तो उससे आता ही है और एक तरह से जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है उसको मिलाने के लिए एक बहुत जरूरी था। लेकिन पनामा के साथ उनका ऑब्जेक्शन है कि चाइना और खासकर हांगकांग की कंपनियां जो हैं उनके ट्रांजिट फीस को कलेक्ट वो करती हैं। और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में सुरभि आपने कहा कि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से अलग है। यहां पे लड़ाई पनामा जो है वो एक सिर्फ प्यादा है। 2 बड़े स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं,
अमेरिका और चाइना, ये लड़ाई उनकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से पनामा कैनाल बना है, आपको इतिहास पता होगा कि वो अमेरिका ने बनाया था। उनको पार्शियली पहले दिया था, बाद में पूरा कंट्रोल पनामा को दे दिया। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि पनामा को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी उसके ऑपरेशन, उस पर संप्रभुता या सोवरेनिटी की डिमांड नहीं कर रहा है अमेरिका। वो कह रहा है कि इससे जो मुनाफा होता है वो या तो पनामा को जाए, अगर वो पनामा नहीं कर सकता है तो अमेरिका को मिले। उस तरह से अगर रहा तो अमेरिका उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। देखिए, ट्रंप डील मेकर हैं, और डील मेकर्स क्या करते हैं, एक सौदा करते हैं, उसमें बार्गेनिंग होती है, जिसको फायदा होता है या दोनों को फायदा होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। यहां भी वही होगा, टैरिफ के सवाल पे भी यही होगा, और दुनिया में जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करने वाले हैं ट्रंप, पनामा उसका पहला मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डील मेकर जो है वो क्या करते हैं, सौदा करते हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप एक ऐसे डील मेकर हैं जो सौदे से पहले झटका देते हैं, और इतना तगड़ा झटका दे दो कि सामने वाला जो है वो टूट जाए। मेक्सिको और कनाडा के साथ लगता है वही होता हुआ हम देख रहे हैं। इस बीच देखिए चीन, क्योंकि चीन यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन पर जो टैरिफ की मार लगाई थी ट्रंप ने, उसे वापस नहीं लिया है। अमेरिका का चीन के साथ तनाव जारी है। चीन पर 10% टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिका का टैरिफ हटाने से इनकार, यानी 10% का टैरिफ जो चीन पर लगाया गया है वो जारी रहेगा। 1 महीने के लिए होल्ड किया गया है टैरिफ को, जो लगाया गया था मैक्सिको पर और कनाडा पर। लेकिन चीन के साथ कोई नरमी दिखाते हुए फिलहाल ट्रंप नजर नहीं आ रहे। अब टैरिफ को लेकर ही चीन की अमेरिका को धमकी। इस बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां चीन पर टैरिफ बढ़ाने की गलती ना करे अमेरिका। अमेरिकी टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन में चीन की तरफ से चुनौती दी जाएगी। तो अब टैरिफ को लेकर जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है चीन की तरफ से भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आया है कि टैरिफ बढ़ाने की गलती अमेरिका ना करे, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती भी चीन की तरफ से दी जाएगी। ब्रजेश सर, आपकुमार सर, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते थे, बताएं। यस सर। देखिए, जहां तक टैरिफ का सवाल है चीन के ऊपर, चीन ए चैलेंजर है जियोपॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक टर्म्स में। तो अभी तक जो रिस्पॉन्स है चीन का और बहुत ही मेजर्ड है और मेजर्ड रहेगा, क्योंकि वो ग्रेट चैलेंजर है। और अभी तक ये जो क्या कहते हैं, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें जो हैं सब चीन से ही जाती हैं। तो लोअर एंड और कंजम्पशन की नहीं, बल्कि अभी जो हमने देखा हाई एंड टेक्नोलॉजी, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी चीन आगे बढ़ रहा है। तो ये जो टैरिफ का इस्तेमाल ये ज़रूर करेंगे चीन को रोकने के लिए। और एक अभी बात हुई थी पनामा कैनाल पे, उसमें एक चीज़ डालना चाहूँगा। पनामा कैनाल एक चोक पॉइंट है और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया को, तो उसका कंट्रोल होना इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स भी ज़्यादा ज़रूरी है, इन एडिशन टू इकोनॉमिक्स विच हैव बीन टॉक्ड अबाउट। ठीक है मनीष, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है। आपने ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का इतना तस्करा कर ही दिया, टेस्ला भारत आएगी क्या? क्योंकि इसे लेकर बड़े सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। क्योंकि हमारी तो शर्त है कि यहां पर आपको कारखाना खोलना होगा, यहीं पर कारें निर्मित करनी पड़ेंगी। अब वो राइट हैंड ड्राइविंग वाला कारखाना जो है वो तो इलॉन मस्क ने लगा दिया है जर्मनी में, भारत में शुरू हो पाएगा काम? देखिए, टेस्ला भारत आएगी, मुझे लगता है कि कुछ बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। अच्छा, वैसे भी लेन देन जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप कहेंगे कि बस खूंटा वहीं गड़ेगा जहां हम चाहते हैं, और ये दोनों देशों पर लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है और अब उसको रीसेट किया जा रहा है। इस रीसेट करने में भारत का फायदा कहां पर है? भारत का फायदा, भारत का रूस के साथ दोस्ती, वो भारत के फायदे में जाएगा। लेकिन भारत अभी जो चीन के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, या चीन और भारत के संबंध सुधर रहे हैं, ये तभी तक सुधरेंगे जब तक ट्रंप और चीन के संबंध खराब नहीं हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये नहीं चलेगा। जैसे बाइडेन बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं दर्ज करते थे अगर आपका रूस के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन ट्रंप ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ट्रंप के चीन के साथ खराब हो गए कि भारत और चीन के साथ। कुल मिलाकर यह है कि भारत को 90% मामलों में राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा। वहीं 10% ऐसे इश्यूज हैं जहां पर अमेरिका अपनी जिद पर रहेगा, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन सोल्यूशन किस तरीके से इसको लेकर आगे सामने आता है, इस पर नजर आएगी। लेकिन उससे पहले क्या ट्रंप ने अब कनाडा पर टैरिफ लगाने का जो फैसला रोका है,
क्या यहां भी कोई सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि टैरिफ लगाने का फैसला फिलहाल आपको बता दें 1 महीने के लिए रोक दिया गया है और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से फोन पर इसको लेकर बातचीत भी की है। ट्रंप से बात करने के बाद टैरिफ का फैसला जिस तरीके से रुका है, मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाने का फैसला रोका गया है। अब इस फैसले को देखते हुए फिलहाल एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको से तनाव कितने दिनों तक के लिए रुका है, यही सबसे बड़ा सवाल है। हुआ क्या है पहले ये जानिए। अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला तो रोक दिया है, 1 महीने के लिए टैरिफ का फैसला रुका है, जहां आपको बता दें ये फिलहाल बातचीत को लेकर खबर आई है ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच, जिसके बाद ही ये फैसला टला है। अब मेक्सिको पर भी फिलहाल टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन फैसला टला कैसे, यही अगला बड़ा सवाल समीर। जी हां, फैसला इसलिए टला क्योंकि कनाडा का सीमा पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकने का वादा सामने आया। अमेरिका के साथ लगी उत्तरी सीमा सुरक्षित होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी पर $1.3 अरब खर्च होंगे। मेक्सिको भी सीमा पर ड्रग्स तस्करी रोकेगा। मेक्सिको बॉर्डर पर 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती होगी। अमेरिका ने किया क्या था ये आपको बताते हैं। कनाडा मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया गया था। जवाब में कनाडा मेक्सिको ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था। और देखिए एक और बड़ी खबर है, अमेरिका पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे मुलाकात। गाजा युद्ध विराम समझौते पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपके सामने। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए हैं अमेरिका। गाजा युद्ध विराम समझौते पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगी चर्चा। तो बड़ी खबर यह है, ट्रंप और नेतन्याहू में गाजा के पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी और जंग में तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण पर जिस तरीके से यह बात होगी। एक क्विक अपडेट मनीष इस पर आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि नेतन्याहू के प्लान पर ट्रंप मुहर लगा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये प्लान आखिर है क्या? और फिलहाल अब जो आने वाले कुछ ही घंटों बाद ट्रंप और नेतन्याहू में मुलाकात होने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर होगी क्या बात। अब मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए और गाजा के पुनर्निर्माण को देखते हुए जो बड़ा फैसला लिया जा सकता है, उसी पर नजर रहेगी। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में क्या होगी बात, आइए आपको बताते हैं। गाजा युद्ध विराम समझौता, जी हां, इस पर तो नजर है ही। और गाजा युद्ध विराम समझौते को लेकर दोनों नेताओं में जो चर्चा होगी, उससे आउटपुट क्या निकलता है, आउटकम क्या होता है इस मुलाकात का, ये देखने वाली बात होगी। हमास पर जीत, इजरायली बंधकों की रिहाई, जिसका सिलसिला बीते दिनों से जारी है, गाजा का पुनर्निर्माण, इसके अलावा मिडिल ईस्ट को लेकर प्लान क्या है अमेरिका का, मिडिल ईस्ट को लेकर प्लान क्या है इजराइल का, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का अहम विषय होगा। सुरभि, हालांकि नेतन्याहू का गाजा का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, क्योंकि बार बार हम एक सवाल कर रहे हैं समीर कि आखिर ये प्लान है क्या। जंग के बाद तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर तो खबर आ चुकी है। 23 लाख लोगों को मिस्र जॉर्डन में बसाने के प्लान के बारे में फिलहाल खबर समझिए, क्योंकि लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा और मिस्र के सिनाई में ही 10 टेंट सिटीज भी बनेंगी। हालांकि इस प्लान को जिस तरीके से अब ट्रंप आगे एग्जीक्यूट करने की अगर मनीष मोहर देते हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यहां कुल 4 से 6 खरब रुपए का खर्च भी आएगा और इजराइल के प्लान को ट्रंप ने जिस तरीके से आगे बढ़ाने को अगर हरी झंडी दिखा भी दी, तो जाहिर सी बात है गाजा प्लान को देखते हुए ये हालात समझने बहुत जरूरी है, जहां मिस्र की इजाजत के बाद सिनाई में आधुनिक शहर बनेंगे और शहर बनाने में ही 5 से 8 बिलियन डॉलर के खर्च का भी जिक्र किया गया है। अब इसमें बदले में होगा क्या, ये एक और बड़ा सवाल, और बदले में मिस्र की अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद को देखते हुए भी बात समझाइएगा मनीष। बिल्कुल, देखिए 25 अक्टूबर 2023 को टीवी 9 ने जो खबर पूरी दुनिया के सामने रखी थी कि इजराइल का गाजा को लेकर प्लान क्या है, अब लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप की अभी कुछ घंटे बाद जो मीटिंग होगी
उसमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी हो रही है। देखिए, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गाजा के 23 लाख लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन में शिफ्ट कराया जाएगा। नेतन्याहू से मिलने के तुरंत बाद वो जॉर्डन के किंग से भी मिल रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट से 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात कर ली है। कुल मिलाकर प्लान यह है कि गाजा के जो लोग थे, बमबारी से वहां पूरा इलाका तबाह हो चुका है, उन 23 लाख लोगों को, इजिप्ट को और जॉर्डन को दबाव दिया जाएगा कि आप इन लोगों को लो और आपको हम फाइनेंशियली मदद करेंगे। अमेरिका और इजराइल उन्हें पैसे देगा, आर्थिक मदद करेगा ताकि उन लोगों को लो, और गाजा की जमीन आप कहें तो इनडायरेक्टली इजराइल के कब्जे में होगी। प्लान यही है। हालांकि इस प्लान का असर क्या होगा, मिडिल ईस्ट में जंग भड़केगी। इस प्लान के तहत आप देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप जो आज मिलने वाले हैं, उसमें होगा क्या, उसमें दरअसल ईरान पर अटैक को लेकर फाइनल प्लान बनाया जाएगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना और गाजा की जमीन इजराइल को दिलाना, यही दोनों नेतन्याहू और ट्रंप का मकसद है, और उसी मकसद के लिए ये मीटिंग हो रही है। अब इसके बीच में तमाम ह्यूमैनिटेरियन और तमाम तरह की बातें कही जाएगी, लेकिन असली बात यही है, गाजा पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा और वहीं दूसरी तरफ ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। ये इस साल का लक्ष्य है नेतन्याहू और ट्रंप की, जिसके लिए वो अगले कुछ घंटे में अपना फाइनल प्लान तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में क्या होता है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी।